Hello everyone. Now our today's topic is fuel efficiency. Okay, what is this? Fuel efficiency means what? फ्यूल की एक प्रकार की ताकत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूल एफिशिएंसी. कितनी एफिशिएंसी है उसमें, कितनी स्ट्रांग ताकत है हम उसको, और ये कितनी अमाउंट ऑफ में हीट प्रोड्यूस कर सकती है, कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, वो ही कहलाती है फ्यूल एफिशिएंसी. तो सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉईल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग केक. ठीक है, काउडंग केक से अगर आप पानी को बॉईल कर रहे, या कोल और या एलपीजी एज अ फ्यूल, अब क्या होगा? विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? आप कौन सा प्रेफर करोगे? अभी तो काउडंग नहीं मिलता है, अभी कोल भी ज्यादा नहीं मिलता है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? एलपीजी. इजंट इट? गिव योर रीजन. Why? Because the cow dung and coal is not easily available. What is easily available? LPG is easily available. You may take the help of your parents. The parents भी आपके वही बोलेंगे. पेरेंट्स आपको कोई गोबर के कंडे नहीं लाके देंगे, गोबरी के कंडे नहीं लाके देंगे, है ना, और कोयला भी नहीं लाके देंगे. वो बोलेंगे हम घर में एलपीजी है, एलपीजी लगाओ, एलपीजी से काम करो. ठीक है, तो डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या ये तीनों भी काउ डंग, कोल और एलपीजी सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते. वो अलग अलग, अगर हम देखा जाएगा तो ये कम हीट प्रोड्यूस करता है, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? एलपीजी फ्यूल. अंडरस्टैंड? चलो, अब the amount of heat energy produces on the complete combustion of 1 kg of a fuel. समझ में आ गया? the amount, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको समझो. the amount of heat energy, आपने कोई भी चीज लिया, या आपने काउडंग लिया है, या आपने कोल लिया है, या आपने एलपीजी लिया है, तीनों में से कोई भी, और बहुत सारे, पेट्रोल भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, वुड भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज ले सकते हैं, लेकिन the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. क्या बोलेंगे? जब वो पूरा कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, जो भी आपने फ्यूल लिया है, कितना लिया है, ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरिफिक वैल्यू, और उसी को हम बोलेंगे उसकी कैलोरिफिक वैल्यू. और उस कैलोरिफिक वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि ये कितना कंबस्टिबल है, कितना ज्यादा एनर्जी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है. समझ में आ गया? व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल. सो द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट. अब उसको यूनिट दिया गया, जैसे हम बोलते हैं ना, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 5 किलो ये सब जवार, बाजरा, ये सब बोलते हैं ना, दैट इज द यूनिट. केजी, किलोग्राम इज द यूनिट. और आपकी हाइट भी सेंटीमीटर में होती है, फीट में होती है, तो ये भी यूनिट हो गई. ठीक है, तो इन अ यूनिट, कौन सा यूनिट है उसका? कॉल्ड द किलो जूल्स पर केजी. ये पूरा, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? केजे पर केजी. केजे पर केजी, दैट इज कॉल्ड द किलो जूल्स पर केजी. यानी कब बोलेंगे? जब हम ये 1 केजी ऑफ फ्यूल जब पूरा जलाएंगे, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए. देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, और कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो फिर वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू नहीं निकलेगी, है ना. सो कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल नंबर 6.4. अभी देखते हैं हम टेबल नंबर 6.4, उसमें कितनी कैलोरिफिक वैल्यूज किस किस की दी गई है. देखो फ्यूल्स यहाँ पे दिए है: काउडंग केक, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन. ठीक है, अब उनकी कैलोरिफिक वैल्यू देखते हैं, और उनकी वैल्यू यूनिट क्या है उनका? केजे पर केजी, मतलब किलो जूल्स पर केजी. अब काउडंग केक का देखो 6000 to 8000 किलो जूल्स पर केजी है. वुड का है 17000 to 22000 किलो जूल्स पर केजी है. कोल का अगर देखते तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, देखो 25000 to 33000 किलो जूल्स पर केजी है. पेट्रोल का तो और उससे ज्यादा है, 45000 किलो जूल्स पर केजी है. केरोसिन का अगर देखते हैं तो भी उतना ही है, 45. डीजल का भी उतना ही है. देखो मीथेन उसका ज्यादा और पावरफुल है, तो उसका देखो कितना होगा? 50,000 किलो जूल्स पर केजी हो गया. सीएनजी जिसे हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, उसका भी 50,000 है.
अब एलपीजी जो आपके घर में आता है, देखो उसका उससे भी ज्यादा है, 55,000 किलो जूल्स पर केजी। अब जो बायोगैस बनता है, ठीक है, बायोगैस पता है ना आपको, जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, दैट इज कॉल्ड द बायोगैस, उसका 35,000 टू 40,000 के लगभग होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उसका सबसे ज्यादा हुआ है, कितना हाइड्रोजन का कितना हो गया है, 1,50,000 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है, 1,50,000 पर केजी। एंड सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस में है, हाइड्रोजन में है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 1,50,000 किलो जूल्स पर केजी। अंडरस्टैंड दिस टेबल? So I am giving in the task, that means assignment, this table is to write. Okay, chalo, can we proceed now? Now the next topic is burning of fuels leads to harmful products. अब जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स देता है, यह निकलता है, रिलीज होता है ना। अब कौन सा है हम देखने वाले आज। The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment, और इसका हमें एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो उसका एनवायरमेंट पे फर्क होता है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, कार्बन फ्यूल्स। अब कार्बन फ्यूल्स लाइक, आपको इसको कैटेगरी में डिवाइड कर देना। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, वुड के अंदर कार्बन है, कोल के अंदर कार्बन है, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब रिलीज अनबर्न कार्बन, यानी कि उसके अंदर में क्या रहता है, वो पूरी तरह से जलता नहीं है, उसमें क्या रहता है, अनबर्न कार्बन रहता है, दैट पार्टिकल्स, एंड दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, जिसे हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट, यानी जिससे पॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉल्यूटेंट्स, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी कि श्वास संबंधी, आपके लंग्स की डिजीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने में तकलीफ जिसे हम कहते हैं, ऐसी डिजीज हो जाती है, सच एज द अस्थमा, ठीक है। अभी ये कोविड-19 के भी इसमें कौन सा डिजीज ये आ रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज आ रहा है ना, सांस लेने में, अगर ज्यादा सीवियर हो गया तो सांस लेने में तकलीफ। तो चलो वो तो कोरोना का है, यहाँ पे तो हम पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स। अब मैंने तो बताया जब कंप्लीट कंबशन होता है तो पूरा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमको पता चलेगी, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का सुने हो, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, CO और ये 2 है ना, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है फॉर्मूला, C और O ओनली, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। समझ में आ गया, ये इससे भी बहुत खतरनाक है, इससे भी ये बहुत खतरनाक है, समझ में आ गया। एंड इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। अगर आपके क्लोज रूम में अगर आपने कोल बर्न किया है और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिया है और सो गया, तो क्या हो जाएगा, the carbon monoxide gas produced and kill person sleeping in that room। इसलिए कहा जाता है कि अगर कभी भी अगर कोयला की सिगड़ी, अगर कोयला जलाना है, ठंड के दिनों में ज्यादातर ऐसा होता है, जब भी हम जलाते तो खिड़की दरवाजे खुले रहना चाहिए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस रूम में फैले नहीं और वो बाहर हो जाए, और पर्सन जो भी वहां पे बैठा है या रह रहा है वो उससे तकलीफ ना हो। चलो, नाउ कम टू दैट, what is this Bujo is saying, oh so that is why we are advised never to sleep in the room with burning or the smoldering coal fire in it। कभी भी बंद कमरे में ऐसे बर्निंग ऑफ स्मोल्डरिंग कोल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा और वो पर्सन मर भी सकता है। अब चलो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बहुत सारे कंबशन ऑफ फ्यूल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन द एनवायरमेंट, और वो पेट्रोल डीजल देखते हैं अभी कितने व्हीकल्स में से कितना पेट्रोल डीजल केरोसिन सब निकलता है, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट जिसे हम कहते हैं, और वो क्या करता है, एनवायरमेंट
को पॉल्यूट करता है। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको देखो क्या होता है इंक्रीज, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रमाण में हो गया, अभी तो 0.02% में, लेकिन जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है इन द एयर तो क्या हो जाएगा, इट बिलीवेबल टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। देखो मैंने यहाँ पे रखा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। चलो अभी हम सीरियल में आ रहे हैं तो पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 4, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या है, अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये क्या आ गया यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है एस, ठीक है, सल्फर का फॉर्मूला है, और डाइऑक्साइड का वही फॉर्मूला होगा O2, ठीक है, तो ये क्या हो गया SO2, दैट इज कॉल्ड द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी सब रिलीज होता है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ, दम घुटना जिसको हम कहते हैं, वो अगर ज्यादा हो गया तो इससे क्या परेशानी हो सकती है, सफोकेटिंग। एंड कोरोसिव गैस, व्हाट इज मीन बाय कोरोसिव, जलने वाली, जलनशील, अगर आपने उसको ले लिया तो आपके सारे सेल जल जाएंगे, दैट इज कोरोसिव गैस। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड। बहुत सारे पेट्रोल इंजन जैसे हमारे ऑटोमोबाइल्स इंजन, वहां पे भी पेट्रोल से चलता है, जनरेटर्स पेट्रोल से चलते हैं, तो वो क्या करते हैं गैसियस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। कौन कौन से गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन द रेन। अब यही गैस कहाँ जाते हैं, ऊपर में क्लाउड में जाते हैं, और इट डिसॉल्व इन द रेन वाटर एंड फॉर्म द एसिड, एंड सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। अब देखो ऊपर में क्या है, पानी है, देखो पानी है ऊपर में, तो H2O, ठीक है, H2O, इसको प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा H2SO4, मतलब क्या हो जाएगा, ये एसिड है ना, एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊपर में एसिड बनता है। Understand how the acid rain is formed? It's very harmful to the crop. It is very harmful for the crop. अगर ये एसिड रेन क्रॉप में गिर गया तो क्या हो जाएगा, क्रॉप नष्ट हो जाएंगे। एनिमल्स के ऊपर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स मर जाएंगे। इंसानों के ऊपर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स एंड सॉइल को भी नष्ट करेगा और बिल्डिंग को भी नष्ट कर देगा। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7 दिस, ठीक है। चलो मूव करते हैं। The use of diesel and petrol as a fuels. The use of a diesel and petrol as a fuel in automobiles is being replaced by. अब उसको क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका एक रेमेडियल क्या ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल तो बहुत खतरनाक है भाई, हाँ, पूरे एनवायरमेंट को पूरा पोल्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, रिप्लेस बाय CNG, दैट इज कॉल्ड द compressed natural gas, because CNG produce the harmful products in a very small amount. अब ये थोड़ा बहुत तो करता है लेकिन बहुत ही कम करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एनवायरमेंट हमारा सेफ रहेगा, तो वेरी स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है। नाउ CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, इसे एक क्या कहा गया है, क्लीनर फ्यूल, यानी बहुत अच्छा फ्यूल हम कह सकते हैं, इस एनवायरमेंट को सेफली करता है। इसलिए CNG वाले आजकल किट आ रही है, देखो पेट्रोल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे कार में, ऑटोमोबाइल्स में CNG यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है क्लीनर फ्यूल। चलो बच्चों अभी एक थोड़ा सा येलो ब्लॉक्स के भी बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर में। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब कुछ सालों यानी कुछ 100 साल पहले अगर हम देखते हैं तो क्या यूज कर रहे थे हम, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल वुड यूज कर रहे थे, लेकिन अब वुड यूज करते क्या हम, अब वुड यूज नहीं करते, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कोल। अभी कोल भी यूज नहीं करते हैं, बट अब क्या करते हैं हम, LPG, CNG, है ना, इस प्रकार का फ्यूल यूज करते। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, रूरल पार्ट में गांव में, अवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड, आज भी वुड वहां पे यूज हो रहा है, बिकॉज वो गांव का है, वो जाते जंगल में जाते लकड़ी काटते हैं और फिर उसे अपने खाना बनाने के लिए यूज करते एज अ फ्यूल, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल, है ना, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, और उसको कुछ ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है, जंगल में गए लकड़ी काट लिए, कुछ पैसा भी नहीं लगना है,
एंड लो कॉस्ट, अगर किसी का आपको पैसे से बेचता है तो बहुत ही कम कॉस्ट होती है उसकी. हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स, लेकिन अगर वुड करते हैं तो एक उसका नुकसान है, और लॉट ऑफ स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है उसमें, हाँ, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, बहुत ही हार्मफुल होता है. अगर उसका वुड का अगर धुआं स्मोक अगर हमारे फेफड़े में चल जाए तो हमारे रिस्पिरेटरी में लंग्स खराब हो सकते हैं. इट कॉजेज द रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, देखो मैंने बताया था रिस्पिरेटरी मतलब लंग संबंधित प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस, जबकि ट्रीज हमारे को क्या प्रदान करते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस, फल देते हैं, सब्जी भाजी, जहाँ तक अगर आम जाम या सेब, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, जामुन, और उसी झाड़ को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं काटना चाहिए, है ना. व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल, मोरेओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन, अगर आप झाड़ को काटना सतत चालू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए. ठीक है, वी हैव टू डू रिफॉरेस्टेशन, फिर से झाड़ लगाना चाहिए. यानी नियम क्या है, अगर आप एक झाड़ काटते हो तो कम से कम 10 झाड़ आपको लगाने चाहिए. अगर एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में, उसके लाइफ में मतलब लाइफ स्पैन में अगर एक झाड़ काटा है तो उसको कितने, कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए, है ना. अब यहाँ तो 10 पेड़ काटते और एक भी पेड़ नहीं लगाते, तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. इसलिए क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जहाँ तहाँ क्या बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. एंड एज यू लर्न इन द क्लास 7, ठीक है, इतना पढ़ लिया. अब जो अपना छूट गया था, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग नाउ? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर. क्या है ये, राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ में अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो मतलब क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है. एंड दिस रिजल्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स. आपको पता है अर्थ के 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. अब यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स है, यानी बिल्कुल बर्फ, एकदम चट्टाने हैं, बर्फ की चट्टाने जिसे हम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्लेशियर्स. अगर पृथ्वी का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच लीड्स टू अ राइज इन अ सी लेवल. अब ये अगर जाएंगे तो कैसे, बह के नीचे नीचे से जमीन से होते हुए कहाँ जाएगा, सी लेवल में जाएंगे, क्योंकि सब नदियां भी कहाँ मिलती है, सी में ही मिलती है. तो नदियों का लेवल भी बढ़ेगा और सी लेवल भी बढ़ेगा, तो फ्लड हो जाएगा, कॉजिंग द फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, और लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर द वाटर. और जो ज्यादा निचले इलाके हैं कोस्टल एरिया, वो तो पूरे डूब ही जाएंगे अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं. तो सोचो, अगर ग्लेशियर मेल्ट नहीं होना चाहिए, हम अगर जिंदा है तो क्यों जिंदा है, क्योंकि पोलर में ग्लेशियर्स है और हमारा पूरा एनवायरनमेंट उसी के आधार पर आधारित है. वो अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा फ्लड आ जाएगा, पूरा पानी का लेवल सी में बढ़ जाएगा, और हम सारे, हमारा लैंड जितना हम देखते हैं हमें 29% है ना, 29% लैंड जो हमारे अर्थ में है वो भी सब डूब जाएगा. तो चलो बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं. मेरे ख्याल से चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, एंड I will give you the question answers, the assignment. Please solve this. Okay? Goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.